आप सभी का कुलदीप इंडिया चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके लिए को नया पेपर लेकर आया हूं। इससे पहले अपन 3 पेपर सोल्व कर चुके हैं टेक्निकल हेल्पर के, और इसी तरह से अपन टेक्निकल हेल्पर के सारे पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। और आप इसे एक टेस्ट की तरह लीजिएगा। मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊँगा, आप आंसर करने की कोशिश ज़रूर करें। ठीक है, चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। 3 फेज वाले मोटर के 3 फेज वाइंडिंग के लिए निम्नलिखित में से किन अक्षरों का उपयोग किया जाता है? तो बताइए, कोई 3 फेज मोटर है, उसकी जो 3 फेज वाइंडिंग होती है उसके लिए कौन से अक्षरों का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। ए UV W, बी AB और सी, ऑप्शन सी L1 L2 और L3, ऑप्शन डी RYB, या ऑप्शन ई ABC। तो बताइए, 3 फेज जो मोटर होती हैं जो 3 फेज वाइंडिंग के लिए इनमें से कौन से अक्षरों का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा ए UV W। ठीक है, अगर अपन बात करें फेज के लिए तो फेज के लिए अपन यूज करते हैं RYB। अगर अपन बात करें लाइन के लिए तो फिर वहाँ पे हो जाता L1 L2 और L3। तो अभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और इसका आंसर भी देख सकते हो आप, ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। धनात्मक विद्युत से आवेशित होने वाले आयनों को क्या कहते हैं? तो बताइए, जो आवेश होते हैं वो धनात्मक रूप से जो आवेशित होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं? उन आयनों को क्या कहा जाता है? तो बताइए, ऑप्शन है ऋणायन, धनायन, पॉजिट्रॉन, फर्मियान या होल। तो बताइए क्या कहते हैं? तो धनात्मक रूप से जो आवेशित होते हैं उनको अपन कहते हैं धनायन। अगर बात करें ऋणात्मक रूप से आवेशित तो उनको फिर अपन बोलते हैं ऋणायन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और आप इसका आंसर देख सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनियन का एक उदाहरण है? तो बताइए, दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा अनियन का एक उदाहरण है? बताइए, पोटेशियम, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, कैल्शियम या फास्फेट। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बात करें अनियन की, तो अनियन जो होता है वो होता है कैल्शियम। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एम्पियर घंटा दक्षता और लेड एसिड सेल की वाट घंटा दक्षता का अनुपात क्या होता है? तो बताइए, जो लेड एसिड सेल होता है उसकी एम्पियर आवर एफिशिएंसी और वाट आवर एफिशिएंसी जो होती है उनका अनुपात क्या होता है? अगर अपन बात करें एम्पियर आवर एफिशिएंसी, तो इसकी जो एम्पियर आवर जो दक्षता होती है वो कितनी होती है? लगभग 90 से 95%। ठीक है, तब तक आप इसका आंसर बताइए क्या होगा? बात करें वाट आवर एफिशिएंसी की तो वो अपने पास हो जाती है लगभग 70 से 80 के आसपास। ठीक है, तो बताइए इनका रेशियो क्या होता है? तो इनका रेशियो जो होता है वो हमेशा इकाई से अधिक होता है। चाहे तो आप निकाल के देख सकते हो, जैसे कि एम्पेयर आवर एफिशिएंसी अपने पास 90, वाट आवर 70 है, तो इसका रेशियो जो आएगा वो हमेशा 1 से अधिक ही होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और आप इसका आंसर भी देख सकते हो यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 4 का सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। बैटरी को धीरे धीरे आवेशित करने से मदद मिलती है। तो बताइए, जो अपन बैटरी को अपन धीरे धीरे चार्ज करते हैं, यानी कि ट्रिकल चार्ज जिसे कहते हैं अपन, तो उससे क्या मदद मिलती है? ऑप्शन है इलेक्ट्रोलाइट का उचित स्तर बनाए रखें, बी ऑप्शन है इसकी आरक्षित क्षमता बढ़ाए, सी ऑप्शन है सल्फेशन को रोकता है, डी ऑप्शन है इसे ताज़ा और पूर्ण रूप से विकसित रखे, या ई ऑप्शन है ए और बी दोनों। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। तो बैटरी को ताज़ा और पूर्ण रूप से विकसित रखता है, ट्रिकल चार्जिंग। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एडिशन सेल के ऋणात्मक प्लेटें का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो एडिशन तो सेल होता है, यानी कि निकल आयरन सेल, तो उसकी ऋणात्मक प्लेटें जो होती है वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं? तो बताइए, ऑप्शन आपके सामने है, तांबा, जस्ता, लेड, आयरन ऑक्साइड या सिल्वर ऑक्साइड। बात करें एडिशन सेल, तो ये एक निकल आयरन सेल होता है। ठीक है, और अगर बात करें अपन इसके इलेक्ट्रोलाइट की, तो इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं वो होता है KOH, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अगर बात करें एडिशन सेल के धनात्मक प्लेटों की, तो वो होती है निकल हाइड्रोक्साइड की।
और अपन से पूछ रहा है ऋणात्मक प्लेट, तो वो हो जाती है आयरन ऑक्साइड की। तो अभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किससे इलेक्ट्रोलाइट के विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण को मापा जाता है? तो बताइए, जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसका विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण किसकी सहायता से मेजर करते हैं? बताइए, मैनोमीटर, टेकोमीटर, हाइड्रोमीटर, पायरोमीटर या साइक्रोमीटर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोमीटर। अब तो इलेक्ट्रोलाइट का जो विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण मापते हैं वो किसकी सहायता से मापते हैं? हाइड्रोमीटर की सहायता से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सफ़ेद, बैंगनी, काला रंगीन रजिस्टर होगा, तो अपन को बताना है उसका वैल्यू क्या होगी रेजिस्टेंस की। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसके लिए एक टेबल होती है, देख लेते हैं। बेबी, रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। ठीक है, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, अब अपने को दे रखा है पहला कलर बैंड सफ़ेद, वाइट, यानी वाइट का यहाँ से देख लेते हैं अपन कितना होता है, 9। ठीक है, तो वाइट के लिए हो गया अपने पास 9। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है अपने को बैंगनी यानी कि वॉयलेट, तो वॉयलेट के लिए अपने पास होता है 7। ठीक है, 7 हो गया। उसके बाद दे रखा है अपने को तीसरा कलर बैंड ब्लैक, तो ब्लैक के लिए 0 होता है। ये क्या होता है? मल्टीपल फैक्टर। ठीक है, इसको 0 को तो लेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पे 0 है मल्टीपल फैक्टर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 97 ओम। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आप आंसर देख सकते हैं यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 8 सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शुष्क सेल किसका एक संशोधित रूप है? तो बताइए, तो शुष्क जो सेल होता है वो किसका एक संशोधित रूप है, यानी कि ड्राई सेल। बताइए ये किसका संशोधित रूप है? अगर बात करें ड्राई सेल की, तो ये कार्बन जिंक सेल होता है। ठीक है, यानी इसका एनोड तो कार्बन का, कैथोड जिंक का बना हुआ होता है। अब बताइए किसका एक संशोधित रूप है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा लेक्लांजी सेल। ड्राई सेल जो होता है ये लेक्लांजी सेल का एक संशोधित रूप है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर बात करें इनके इलेक्ट्रोलाइट की, तो इनमें इलेक्ट्रोलाइट जो होता है NH4Cl, यानी कि अमोनिया क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेटवर्क की अनेक शाखाओं द्वारा निर्मित एक बंद पथ को क्या कहते हैं? भाई नेटवर्क की अनेक शाखाओं द्वारा निर्मित एक बंद पथ को क्या कहा जाता है? बताइए, परिपथ, शाखा, जंक्शन, लूप या टर्मिनल्स? बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लूप, यानी कि ऑप्शन डी। तो नेटवर्क की अनेक शाखाओं द्वारा निर्मित एक बंद पथ को लूप कहा जाता है। जबकि बात करें जंक्शन, तो जंक्शन क्या होता है? जहाँ पर बहुत सारी शाखाएं आकर मिलती हैं। ठीक है, उसको जंक्शन कहते हैं। मतलब 2 या 2 से अधिक शाखाएं जहाँ पर आकर मिलती हैं उसको जंक्शन कहा जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक परिपथ के निम्नलिखित गुणों में से कौन सा परिपथ के वोल्टेज में परिवर्तन का विरोध करता है? तो बताइए, दिए गए ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा? वोल्टेज परिवर्तन का विरोध करता है, तो बताइए क्या है जो वोल्टेज परिवर्तन का विरोध करता है? ऑप्शन है प्रेरकत्व, धारिता, प्रवाहकत्व, प्रतिरोध या रिलेक्टेंस। तो जो वोल्टेज के परिवर्तन का जो विरोध करता है वो होता है अपने पास धारिता, यानी कि कैपेसिटेंस। अगर बात करें करंट में परिवर्तन का विरोध, तो फिर उसका आंसर हो जाता है अपने पास प्रेरकत्व, यानी कि इंडक्टर। ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अपने पास बी। आप इसका आंसर भी देख सकते हो यहाँ से बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तीन माइक्रोफेरेड, 9 माइक्रोफेरेड और 18 माइक्रोफेरेड धारिता वाले 3 कैपेसिटर हैं, उनको पहले सीरीज में जोड़ा गया और फिर समांतर में जोड़ा गया। तो अपन को उनका रेशियो बताना है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? भाई अपने को 3 कैपेसिटर दे रखे हैं, उनको पहले सीरीज में जोड़ना है, फिर समांतर में जोड़ना है और उनका रेशियो बताना है। चलो देख लेते हैं। पहले अपन इनको सीरीज में जोड़ लेते हैं, सीरीज समांतर। ठीक है, ये अपन सीरीज ये कर लेते हैं पैरेलल। अपन को पता है सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या होता है? 1/CT बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3।
तो आइए इस फॉर्मूले में अपन को जमा लेते हैं, ठीक है। इधर सीरीज, ये पैरेलल। चलो फॉर्मूला में सेट कर लेते हैं, 1/CT। अपने पास C1 का मान है 3, C2 9, C3 18, ठीक है। तीनों का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ से 18, 3 छकी 18, 9 दूनी 18 और 18 का 18, ठीक है। टोटल कितना हो गया 6 2 8 1 9, यानी कि 9/18, ठीक है। अपन को ज्ञात करना है CT, तो इसका उल्टा कर देंगे, यानी कि 18/9। तो अपने पास CT जो है उसका मान आ जाएगा 2, ठीक है। तो सीरीज के लिए तो अपने पास क्या आ गया, टोटल कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफेरेड, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पैरेलल की। तो पैरेलल के लिए जो फॉर्मूला आता है वो होता है अपने पास CT बराबर C1 प्लस C2 और प्लस C3, ठीक है। यानी कि टोटल करना होता है तीनों का। तो चलो देख लेते हैं, 3 + 9 + 18, ठीक है। तो कितना हो जाएगा अपने पास 30, यानी कि पैरेलल में जो है अपने पास टोटल जो कैपेसिटेंस का मान आएगा वो कितना हो जाएगा 30, ठीक है। सीरीज पैरेलल यहाँ पे तो आया था अपने पास CT 2, यहाँ पे आया अपने पास CT 30, ठीक है। अब ज्ञात क्या करना था अपने को, इनका अनुपात। चलो निकाल लेते हैं, 2 × 2 और 30 15 बार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1/15, यानी कि ऑप्शन बी। आप यहाँ से आंसर देख सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उद्दीप्त लैंप का जीवनकाल लगभग कितना होता है। उद्दीप्त लैंप यानी कि इनकेंडिसेंट लैंप, इसका जीवनकाल कितना होता है तो बताइए। बात करें इनकेंडिसेंट लैंप की, तो ये 2 प्रकार का होता है, कार्बन आर्क लैंप और धातु फिलामेंट लैंप, ठीक है। तो चलो बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1000 घंटे। तो उसका जीवनकाल जो होता है वो लगभग 1000 घंटे होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित वाष्प या गैसों में से कौन सा फिलामेंट लैंप में पीला रंग प्रदान करता है तो बताइए। ये अपन पहले भी पेपरों में देख चुके हैं क्वेश्चन, तो बताइए। तो पीला जो प्रकाश होता है वो कौन सा लैंप देता है बताइए। हीलियम, पारा, सोडियम, मैग्नीशियम या नियोन, तो बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C, सोडियम। यानी जो सोडियम फिलामेंट लैंप होता है वो पीले रंग का प्रकाश प्रदान करता है, ठीक है। बात करें फिलामेंट की, तो ये किसका बना हुआ होता है, टंगस्टन का, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लैंप नीचे दिए गए प्रतीक से संकेतित है, यानी जो अपने को सिंबल दे रखा है, तो बताइए किसका है। ऑप्शन आपके सामने, डिस्चार्जिंग लैंप, फ्लोरोसेंट लैंप, ऑसिलेटर लैंप, नियॉन लैंप या फिर फ्लैश लैंप, बताइए ये किसका सिंबल है। तो ये जो सिंबल है ये है अपने पास डिस्चार्ज लैंप का, ठीक है, डिस्चार्ज लैंप। बात करेगा नियॉन लैंप की, तो नियॉन लैंप का सिंबल क्या होता है, इस तरह से होता है, इस तरह से होता है नियॉन लैंप का सिंबल, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि एक कुंडली की प्रतिबाधा और प्रेरणिक प्रतिघात, यानी कि अपने को Z दे रखा है 25 ओम और अपने को रेजिस्टेंस दे रखा है, रेजिस्टेंस क्या, इंडक्टिव रिएक्टेंस, यानी कि एक्सेल 20 ओम। तो अपने को इसका ज्ञात करना है रेजिस्टेंस, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसके लिए अपन कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, Z बराबर R² + XL² और इसका √, ठीक है। तो चलो आइए देख लेते हैं। Z बराबर R² + XL² और इसका √ कर देंगे। यहाँ से √ उठाएंगे तो Z का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर अपने पास आ जाएगा R² + XL², ठीक है। Z का मान अपने को दे रखा था 25 ओम, अगर यहाँ से 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625, ठीक है। रेजिस्टेंस अपने को ज्ञात करना है, यानी R²। एक्सेल अपने को दे रखा है 20 ओम, 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 400, ठीक है। 400 इधर आएंगे, 625 से माइनस करेंगे तो कितना हो गया 225। ये किसके बराबर आ गया R² के। अगर अपन को R निकालना है तो अपन इसका क्या कर देंगे √। 225 का अगर अपन √ करते हैं तो कितना आता है 15 ओम, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा C, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं।
समांतर संयोजन में जुड़ा कैपेसिटर निम्नलिखित में से किसके जैसा होता है? तो बताइए। जो पैरेलल में अपन कैपेसिटर जोड़ते हैं तो उसका जो कनेक्शन होता है वो किसके समान होता है? ऑप्शन है सीरीज में रजिस्टर, समांतर में रजिस्टर, या समांतर में प्रेरक। तो बताइए। तो अपन को पता है कैपेसिटर का पैरेलल के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं अपन? तो इसके लिए अपन फॉर्मूला यूज करते हैं 1/CT बराबर, सॉरी पैरेलल के लिए बोल रहा है, इसके लिए अपन यूज करते हैं CT बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, इस तरह से, ठीक है। और इसी तरह से अपन रेजिस्टेंस ज्ञात करते हैं अगर सीरीज में, तो उसके लिए यूज करते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी जो समांतर में जो कैपेसिटर होता है वो सीरीज में रजिस्टर की जैसा होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और इसका आंसर आप देख सकते हो, ठीक है। ओम के नियम का प्रतिनिधित्व करने वाला वक्र है, तो बताइए कौन सा वक्र है जो ओम के नियम का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन आपके सामने है, बताइए। ओम का नियम, बात करें ओम के नियम की, तो ओम का नियम जो होता है AC और DC दोनों पर कार्य करते हैं और ये सिर्फ रैखिक वक्र बनाता है, ठीक है, यानी कि इस तरह से। तो वोल्टेज और करंट जो होती है वो एक साथ बढ़ती है इसमें, ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रैखिक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक CRT स्क्रीन पर किसकी परत चंडी होती है? तो बताइए। CRT जो होती है यानी कैथोड रे ट्यूब, जिसे CRO का हृदय कहा जाता है, तो इस पर किसकी परत चंडी हुई होती है? ऑप्शन है सोडियम, कैल्शियम, फास्फोरस, एल्यूमिनियम ऑक्साइड या जस्ता। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जो CRT होता है उस पर जो परत चंडी होती है वो होती है फास्फोरस की, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रेक्टिफायर का उपयोग किसे रूपांतरित करने के लिए किया जाता है? तो बताइए। जो रेक्टिफायर जो होता है उसका उपयोग क्यों करते हैं अपन? AC को DC में करने के लिए, या DC को AC में करने के लिए, या अधिक वोल्टेज से कम वोल्टेज, या कम वोल्टेज से अधिक वोल्टेज। तो बताइए रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर का जो उपयोग करते हैं वो अपन करते हैं AC को DC में करने के लिए, ठीक है। बात करें DC से AC, तो इसके लिए किसका उपयोग करते हैं अपन? तो होता है कन्वर्टर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉरी, इसके लिए होता है इन्वर्टर। इन्वर्टर जो अपन DC से AC में करते हैं। कन्वर्टर वो तो AC से DC और DC से AC दोनों कार्य करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में कितने डायोड होते हैं? तो बताइए। फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर है उसमें डायोड की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4 या 5। तो बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा D। तो फुल वेव जो ब्रिज रेक्टिफायर होता है उसमें डायोड की संख्या 4 होती है। बात करें अगर फुल वेव रेक्टिफायर की तो उसमें 2 डायोड होते हैं। बात करें हाफ वेव रेक्टिफायर की तो उसमें 1 डायोड होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक जंक्शन डायोड में किसके कारण छिद्र होता है? यानी कि जो डायोड होता है उसमें किसके कारण छिद्र यानी कि होल होता है? तो बताइए। अतिरिक्त प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, या गायब इलेक्ट्रॉन, या अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन, या गायब प्रोटॉन। बताइए उसमें होल किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गायब इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वहाँ से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, इस कारण वहाँ पे होल का निर्माण हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्थिर विद्युत द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांजिस्टर प्रभावित होता है? तो बताइए। स्थिर विद्युत द्वारा इनमें से कौन सा ट्रांजिस्टर है जो प्रभावित होता है? ऑप्शन है UJT, APT, MOSFET या NPN ट्रांजिस्टर, या फिर सभी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा MOSFET। स्थिर विद्युत द्वारा MOSFET जो होता है वो प्रभावित होता है, ठीक है। बात करें MOSFET की फुल फॉर्म की तो क्या होती है? मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है। और MOSFET में 3 टर्मिनल होते हैं, गेट, ड्रेन और सोर्स। बात करें इसके इनपुट इम्पीडेंस की तो वो वेरी हाई होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जर्मेनियम क्रिस्टल को फास्फोरस परमाणु से मादित किए जाने पर यह हो जाता है। तो बताइए। कुछ जर्मेनियम जो क्रिस्टल है उसमें अपन को
फास्फोरस नाम की एक अशुद्धि मिला दी। तो बताइए इससे किस टाइप के सेमीकंडक्टर का निर्माण होता है। फास्फोरस यानी ये होती है पंचसंयोजी अशुद्धि, और पंचसंयोजी अशुद्धि मिलाकर अपन किसका निर्माण करते हैं, जो करते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर का। ठीक है, तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। बात करें एन टाइप सेमीकंडक्टर कौन कौन से हैं, तो उसमें आ जाता है बिस्मिथ, एंटीमनी, आर्सेनिक और फास्फोरस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। $220 वोल्ट और 60 वाट रेटिंग वाला एक विद्युत बल्ब है। ठीक है, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। भाई क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि दो बल्ब हैं, ठीक है, उनको एक बल्ब है 60 वाट का, दूसरा बल्ब है 40 वाट का। ठीक है, और दोनों बल्बों को 220 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, और ये बल्ब जो है ये भी हैं 60 वाट और 220 वोल्ट के हैं, और दूसरा बल्ब है 40 वाट और 220 वोल्ट का। तो बताइए इनमें से कौन सा बल्ब है जो अधिक प्रकाश देगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 40 वाट वाला अधिक प्रकाश देगा या 60 वाट वाला अधिक प्रकाश देगा। चलो देख लेते हैं। तो दोनों बल्ब हैं 220 वोल्ट पर कार्य करने वाले हैं, और अपन ने दोनों बल्ब को 220 वोल्ट सप्लाई दिए हैं, तो इनको बराबर वोल्ट तो मिल नहीं पाएगी। ठीक है, तो अगर इनको दोनों को 220 वोल्टेज मिलती तो ये अपने दोनों जो है अपने पूर्ण रूप से प्रकाशित होते। ठीक है, लेकिन इनको दोनों को बराबर वोल्टेज नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर सीरीज कनेक्शन है। तो सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, जो कम वाट का जो बल्ब होता है वो अधिक प्रकाशित होता है, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस हाई होता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 40 वाट वाला बल्ब 60 वाट वाले बल्ब से अधिक तीव्र प्रकाश देगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 40 वाट वाला बल्ब 60 वाट वाले बल्ब से अधिक तीव्र प्रकाश देगा। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन पैरेलल में होता तो फिर उसमें 60 वाट वाला बल्ब अधिक प्रकाश देता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिलामेंट लैंप किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो बताइए। तो फिलामेंट जो लैंप होता है वो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। बात करें फिलामेंट की तो किसका बना हुआ होता है, तो ये बना हुआ होता है टंगस्टन का। ठीक है, टंगस्टन का क्यों बनाते हैं, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। ठीक है, और अभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, तापमान प्रभाव पर, यानी जो फिलामेंट लैंप होता है वो हीटिंग इफेक्ट पर कार्य करता है, यानी कि गर्म होकर प्रकाश देता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डायनोमीटर गतिमान कुंडली उपकरण में विक्षेपित टॉर्क होता है। तो डायनोमीटर जो टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है वो उसके बारे में अपन से पूछा गया है। ऑप्शन है कुंडली में धारा के व्युत्क्रमानुपाती, कुंडली में धारा के अनुक्रमानुपाती, कुंडली में धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, या कुंडली में धारा के वर्ग मूल के अनुक्रमानुपाती। तो बताइए डायनोमीटर में जो होता है उसमें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो होता है उसका संबंध क्या होता है करंट के साथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, उस करंट के स्क्वायर के समानुपाती होता है वो। ठीक है, तो ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, केल्विन डबल ब्रिज के मापन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त किया जाता है। जो केल्विन जो डबल ब्रिज होता है उसका उपयोग किसके मापन के लिए करते हैं, बताइए। प्रेरकत्व, धारिता, कम प्रतिरोध, उच्च प्रतिरोध या प्रतिबाधा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। जो केल्विन जो डबल ब्रिज होता है उसका उपयोग अपन लो रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए करते हैं। ठीक है, और उच्च प्रतिरोध की बात आती है तो उसके लिए फिर अपन मेगर का यूज करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्लिप ऑन टाइप मीटर, जो क्लिप ऑन टाइप मीटर होता है और उसे किस नाम से जाना जाता है, तो बताइए। मेगर, एनर्जी मीटर, टेकोमीटर, टोंग टेस्टर या वोल्ट मीटर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टोंग टेस्टर। तो क्लिप ऑन जो मीटर होता है उसको टोंग टेस्टर के नाम से भी जानते हैं, और इसका प्रयोग क्यों करते हैं अपन, हाई करंट को मेजर करने के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और इसमें एक एमीटर और एक करंट ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा गतिमान आयरन उपकरणों की विशेषता नहीं है,
यानी जो मूविंग आयरन टाइप जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनकी कौन सी विशेषता नहीं है। तो बात करें मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट, तो ये जो होते हैं एसी और डीसी दोनों पर कार्य करते हैं। बात करें इनके पैमाने की तो इनका पैमाना रैखिक नहीं होता है। और बात करें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की तो वो करंट के स्क्वायर के समानुपाती होता है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं ऑप्शन। इसका विक्षेपण धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये विशेषता तो इसकी होती है। ठीक है, बात करें ऑप्शन बी की, इसका पैमाना एक समान नहीं होता है, ये भी सही है। सी ऑप्शन एसी और डीसी दोनों के मापन हेतु प्रयोग होता है, ये भी सही है। ऐसे एमीटर के बाद उपयोग किया जा सकता है, ये भी सही है। यानी इसके चारों ऑप्शन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये तो इसकी चारों विशेषताएं हैं। इसका आंसर देख लेते हैं ए, लेकिन ये जो आंसर है इसका ये गलत दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ई, क्योंकि चारों विशेषताएं इसकी होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गैल्वेनोमीटर जो इसमें आवेश प्रवाह मात्रा की गणना करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है वह कहलाता है। तो बताइए, जो गैल्वेनोमीटर होता है जो आवेश प्रवाह की मात्रा की गणना के लिए उपयुक्त प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाता है। ऑप्शन आपके सामने फ्लक्स मीटर, बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर, एनर्जी मीटर, इलेक्ट्रोडायनमोमीटर या वाइब्रेशन गैल्वेनोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विक्षेपण द्वारा मीटर की शुद्धता निर्धारित की जाती है। बताइए, मीटर की शुद्धता जो होती है वो निर्धारित की जाती है। ऑप्शन है पूर्ण स्केल के द्वारा या आधा स्केल द्वारा, पूर्ण स्केल का 1/3, पूर्ण स्केल का 1/4 या पूर्ण स्केल का 10वां भाग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पूर्ण स्केल विक्षेपण द्वारा मीटर की शुद्धता निर्धारित की जाती है। जो मीटर जो होता है वो एक्यूरेट रीडिंग तभी देता है जो वो पूर्ण स्केल तक डिफ्लेक्शन करता है। ठीक है, अगर बात करें अपन आधे स्केल की तो फिर उसमें त्रुटि आती है। ठीक है, इंडक्शन मोटर की क्रावलिंग के कारण होती हैं। तो बताइए, जो इंडक्शन मोटर होती है उसमें क्रावलिंग जो दोष होता है वो किसके कारण होता है। बात करें क्रावलिंग की तो क्रावलिंग क्या होता है, तो इसके कारण जो होती है मोटर का रोटर जो होता है वो अपनी रेटेड स्पीड का 1/7 स्पीड पर ही घूमता है। तो बताइए ये किसके कारण होता है। ऑप्शन है स्टेटर लेमिनेशन के अनुचित डिजाइन, या कम वोल्टेज आपूर्ति, उच्च भार, या मोटर में उत्पन्न हार्मोनिक्स या उच्च वोल्टेज आपूर्ति। तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्मोनिक्स। तो क्रावलिंग दोष जो होता है वो हार्मोनिक्स के कारण होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा परीक्षण डीसी शंट मोटर पर रनिंग डाउन परीक्षण भी कहलाता है। तो बताइए, रनिंग डाउन परीक्षण भी इनमें से कौन सा परीक्षण है जो कहलाता है। ये क्वेश्चन हम पहले भी पेपर में सोल्व कर चुके हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो रनिंग डाउन जो टेस्ट है वो रिटार्डेंट टेस्ट को भी कहा जाता है। बात करें इसका उपयोग क्यों किया जाता है, तो इसका यूज जो है वो स्ट्रे लॉस ज्ञात करने के लिए करते हैं। बात करें स्ट्रे लॉस क्या होता है, तो ये आयरन लॉस और मैकेनिकल लॉस का योग होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्लॉक रोटर परीक्षणों में स्लिप के बराबर होती है। तो बताइए स्लिप का मान क्या होगा अगर रोटर को ब्लॉक कर दिया जाए। ऑप्शन है 0, 0.5, 0.707, 1 या 1.414। बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। अगर अपन रोटर को ब्लॉक कर देते हैं रोटर की स्पीड 0 हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं स्लिप क्या होती है NS माइनस NR/NS। अगर रोटर की स्पीड 0 हो गई यानी कि NS/NS बराबर 1। तो यहाँ से स्लिप का मान निकल के आ गया 1। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन स्टार डेल्टा स्टार्टर का भाग नहीं है। तो बताइए इनमें से कौन सा है जो स्टार डेल्टा स्टार्टर का भाग नहीं है। ऑप्शन है कॉन्टैक्टर, टाइमर, इंटरलॉक स्विच या थर्मल ओवरलोड रिले या फिर सभी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। स्टार डेल्टा स्टार्टर का भाग नहीं है। कॉन्टैक्टर होता है, टाइमर ये भी होता है, इंटरलॉक स्विच ये भी होता है, थर्मल ओवरलोड रिले ये भी होता है। तो इसमें क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है। ये क्वेश्चन को ये होना चाहिए स्टार डेल्टा स्टार्टर का भाग है, तो फिर इसका राइट आंसर हो जाता सभी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
डीसी मोटर द्वारा उत्पन्न यांत्रिक शक्ति अधिकतम होती है। तो बताइए, जो डीसी जो मोटर होती है उसमें यांत्रिक शक्ति कब अधिकतम होती है, कौन सी कंडीशन में? तो इसके लिए कंडीशन होती है EB बराबर V/2। ऑप्शन देख लेते हैं। बैक EMF प्रयुक्त वोल्टेज के बराबर हो, नहीं। बैक EMF प्रयुक्त वोल्टेज का आधा हो, ठीक है। बैक EMF प्रयुक्त वोल्टेज का आधा हो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से B, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडक्शन मोटर की प्लगिंग को कार्यरत किया जाता है जबकि, तो बताइए प्लगिंग क्या होता है? प्लगिंग के बारे में अपन से पूछा गया है। प्लगिंग ये एक ब्रेकिंग का तरीका होता है, ठीक है। तो बताइए प्लगिंग ब्रेकिंग क्या होती है? ऑप्शन ए देख लेते हैं। किसी भी दो स्टेटर फेज के सप्लाई टर्मिनलों को आदान प्रदान किया जाता है। या ऑप्शन बी, दो स्टेटर टर्मिनलों को एक साथ छोटा कर दिया। ऑप्शन सी, किसी भी दो स्टेटर टर्मिनलों को डीसी सोर्स से जोड़ा जाता है। या ऑप्शन डी, किसी भी दो स्टेटर टर्मिनलों का अर्थिंग किया जाता है। या फिर ऑप्शन ई, बी और सी दोनों। तो बताइए प्लगिंग जो ब्रेकिंग होती है ना, उसमें दो फेजों को आपस में चेंज कर दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। बात करें प्लगिंग ब्रेकिंग, तो इस ब्रेकिंग में ब्रेकिंग टॉर्क जो होता है वो हाईएस्ट होता है, ठीक है। बात करें प्लगिंग ब्रेकिंग के यूज की, तो वो यूज किया जाता है रोलिंग मिल्स में, एलिवेटर में या फिर प्रिंटिंग प्रेस में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 फेज इंडक्शन मोटर में उत्पादित टॉर्क, जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होती हैं उसमें जो टॉर्क होता है वो उसका अपन को संबंध बताना है। तो बताइए स्टैंड स्टील पर रोटर में प्रेरित EMF के वर्ग के सीधे समानुपाती होती हैं, या फिर स्टैंड स्टील पर रोटर में प्रेरित EMF के सीधे अनुपाती होती हैं, या EMF के वर्ग के विपरीत अनुपाती होती हैं, या EMF के विपरीत अनुपाती होती हैं। तो बताइए इनमें से इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 3 फेज जो इंडक्शन मोटर होती है उसका जो टॉर्क होता है वो EMF के वर्ग के सीधे समानुपाती होता है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। आप आंसर देख सकते हैं इसका, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि एक 4 पोल 3 फेज 50 हर्ट्ज स्टार से जुड़ी इंडक्शन मोटर में 5% की फुल लोड स्लिप है, तो मोटर की पूर्ण बार गति क्या होगी? तो बताइए अपन को स्पीड ज्ञात करनी है और 4 पोल दे रखे हैं, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दे रखी है। बताइए स्पीड ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है NS बराबर 120 इंटू F/P, ठीक है। यहाँ से अपन इसकी स्पीड निकाल सकते हैं 120 इंटू फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है और पोल 4 दे रखे हैं, ठीक है। यहाँ से 30 इंटू 50 करेंगे तो 1500 RPM अपने पास स्पीड आ गई, ठीक है। तो स्पीड कितनी आ गई अपने पास? 1500। लेकिन अपने को स्लिप कितनी दे रखी है? 5%, ठीक है। जो फुल लोड स्लिप है वो 5% है, यानी जो इसकी जो स्पीड होगी वो कितनी होगी? अगर आप 5% वो हटा देते हैं तो वो होगी 95% होगी इसकी फुल लोड स्पीड। चलो निकाल लेते हैं इसकी स्पीड कितनी होती है। यहाँ से 20 से 20, अगर अपन 15 मल्टीपल 95 करते हैं तो ये आता है अपने पास 1425 RPM, ठीक है। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलो आंसर देख लेते हैं सी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बताइए जो स्क्वायरल केज जो इंडक्शन मोटर होती है उसके बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? बात करें स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, चलो इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। ये 3 फेज इंडक्शन मोटर होते हैं, ठीक है। और इसमें जो रोटर होते हैं उनको अपन स्क्यू यानी कि रोटर जो स्लॉट होते हैं उनको समांतर न बनाकर इस तरह से तिरछा बनाते हैं, ठीक है। और रोटर जो होता है उसको एंड रिंग की सहायता से शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। और बात करें स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर में तो इसमें बाह्य रूप से अपन रेजिस्टेंस नहीं जोड़ सकते हैं। चलो ऑप्शन देख लेते हैं हम क्वेश्चन का क्या कहना चाह रहा है अपन से। रोटर के स्लॉट समांतर हैं? नहीं, रोटर के स्लॉट अपन को तिरछा बनाते हैं, ठीक है। तो पहला ही ऑप्शन इसका सही नहीं है। रोटर के स्लॉट को अपन समांतर क्यों नहीं रखते? क्योंकि इसमें कोगिंग दोष हो जाता है और उससे बचने के लिए अपन रोटर के स्लॉटों को तिरछा बनाते हैं, ठीक है।
बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। रोटर को अंत में स्टायरो से छोटा कर देता है, बिल्कुल सही है। और रोटर प्रतिरोध स्टार्टर का उपयोग नहीं किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। बाहरी प्रतिरोध जोड़ने की कोई संभावना नहीं है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अभी इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 42, डीप बार इंडक्शन मोटर में स्किन प्रभाव अधिकतम होता है। तो बताइए, जो डीप बार इंडक्शन मोटर होती हैं उसमें स्किन इफेक्ट कब अधिकतम होता है? स्टैंड स्टिल पर, या अधिकतम गति पर चलता है तब, या बिना लोड पर चलता है तब, या आधे लोड पर, या फुल लोड पर? तो जो डीप बार इंडक्शन मोटर होती हैं उसमें स्पिन इफेक्ट स्टैंड स्टिल पर अधिकतम होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडक्शन मोटर के स्टेटर फ्रेम में सिलिकॉन स्टील के टुकड़े आमतौर पर मोटाई के साथ होते हैं। तो जो सिलिकॉन स्टील के जो हम टुकड़े यूज करते हैं उसकी मोटाई क्या होते हैं? तो बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 0.5 mm। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि डीसी मोटर का घुमावदार क्षेत्र उल्टा होता है तो मोटर, यानी कि डीसी मोटर में अगर अपन फील्ड को कनेक्शन चेंज कर देते हैं तो क्या होगा? मोटर एक दिशा में चलती रहेगी, या विभिन्न गति से चलती है, या विपरीत दिशा में चलती है, या नहीं चलेगी, या जल जाती है? तो बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगर अपन डीसी मोटर में फील्ड या आर्मेचर में से किसी एक के कनेक्शन चेंज कर देते हैं तो मोटर की जो होती है विपरीत दिशा में चलने लग जाती है। ठीक है, इसका आंसर आप देख सकते हैं सी। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। 72 कोइल्स वाले डीसी मशीनों के लिए कम्यूटेटर सेगमेंट की संख्या क्या होती है? तो बताइए। तो डीसी जो मशीन होती है उसमें कम्यूटेटर सेगमेंट की संख्या जो होती है वो कोइल्स की संख्या के बराबर होती है, तो यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि डीसी शंट जनरेटर 9 एम्पेयर पर 1.8 किलोवाट का भार प्रदान करता है और शंट करंट 1 एम्पेयर है तो आर्मेचर करंट बताइए। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बात करें आर्मेचर करंट, तो आर्मेचर करंट ज्ञात करने के लिए अपने पास फॉर्मूला होता है IA बराबर IL प्लस ISH, यानी कि लोड करंट प्लस शंट करंट का योग ही आर्मेचर करंट में होता है। ठीक है, अपने को दे रखा है लोड करंट 9 एम्पेयर और शंट फील्ड करंट 1 एम्पेयर, यानी कि लोड करंट 9, शंट फील्ड करंट 1, आर्मेचर करंट कितना हो गया यहाँ से 10 एम्पेयर, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंक्रोनाइजेशन चलने वाली पावर सिस्टम वाले अल्टरनेटर के निम्न में से किस पैरामीटर से मेल खाने की प्रक्रिया है? तो बताइए। सिंक्रोनाइजेशन पर जब अपन अल्टरनेटर को चलाते हैं तो हमें कौन कौन से पैरामीटर का ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन ए वोल्टेज, बी आवृत्ति, सी फेज एंगल, डी फेज सीक्वेंस, या फिर सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। अब जब सिंक्रोनाइजेशन में चलाते हैं अल्टरनेटर को, यानी कि जब दो अल्टरनेटर को अपन समांतर में संयोजित करते हैं तो उन दोनों का अल्टरनेटरों का वोल्टेज, फ्रिक्वेंसी, फेज एंगल और फेज सीक्वेंस समान होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के सिद्धांत का उपयोग में होता है। तो जो गतिशील रूप से जो प्रेरित ईएमएफ है उसके जो सिद्धांत होता है इसका उपयोग किस में किया जाता है? ट्रांसफार्मर, जनरेटर, चौक, थर्मोकपल, या फिर ट्रांजिस्टर? तो बताइए। बात करें गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ, यानी कि गतिज प्रेरित ईएमएफ, तो क्या होता है? यदि कोयल या फ्लक्स दोनों में से कोई एक घूम रहा है, इस स्थिति में कोयल में उत्पन्न होने वाला ईएमएफ वो गतिज प्रेरित ईएमएफ कहलाता है। ठीक है, वो इसके लिए फॉर्मूला होता है E बराबर BLV साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पर B फ्लक्स डेंसिटी, L कंडक्टर की लंबाई, V वेलोसिटी यानी कि स्पीड। और ये जो होता है गतिशील प्रेरित ईएमएफ इसका उपयोग किस में करते हैं? जनरेटर में। ठीक है, बात करें स्थितिज रूप से प्रेरित ईएमएफ तो उसका उपयोग करते हैं ट्रांसफार्मर में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ड्रम प्रकार के डीसी आर्मेचर वाइंडिंग में कोई साइड के संदर्भ में बैक पिच और फ्रंट पिच होनी चाहिए? तो बताइए। तो ड्रम प्रकार का जो डीसी आर्मेचर वाइंडिंग है उसमें बैक पिच और फ्रंट पिच होने चाहिए। ए सम और विषम, बी विषम और सम, या फिर दोनों विषम या दोनों सम? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों विषम, यानी कि जो दोनों ये बैक पिच और फ्रंट पिच वो दोनों विषम होनी चाहिए, यानी कि जैसे 1, 3, 5 इस तरह से। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डीसी मशीन के आर्मेचर एमएमएफ को वेवफॉर्म के रूप में अनुमानित किया जाता है। तो बताइए, तो डीसी जो मशीन होती है उसमें एमएमएफ यानी कि मैग्नेटो मोटिव फोर्स को वेवफॉर्म के रूप में अनुमानित किया जाता है। ऑप्शन है पल्सेटिंग, समकोणीय, त्रिकोणीय या साइनसोइडल या को साइनसोइडल। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिकोणीय यानी कि ट्रायंगुलर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप 3 फेज इंडक्शन मोटर, ट्रांसफार्मर या इलेक्ट्रॉनिक्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कुलदीप इंडिया चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जो कि बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाए गए हैं। ठीक है।